गंगा डॉक्टर सुहाना से बात करने की सोच ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि सौरभ और चंद्रजीत मिलकर कोई इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। गंगा ये देखकर फिर से अपने आप से ही बड़बड़ाया। इन लोगों को पूरे दिन मीटिंग खेलना होता है बस। अरे जब ये लोग पूरे दिन मीटिंग करते हैं तो आखिर काम किस वक्त करते हैं? जाने कितना फ्री टाइम होता है इनके पास। ये सब सोचते हुए गंगा ऑफिस मीटिंग में पहुंचा तो उसने देखा कि सौरभ मीटिंग को प्रेजेंट कर रहा था और सामने आयशा की तस्वीर बोर्ड पर थी कि तभी सौरभ बोला, आइए आइए गंगा जी, आपका ही इंतजार था। तो कैसा लग रहा है आपको कंपनी का पैसा बर्बाद करके? मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ कंपनी को आगे बढ़ाने नहीं बल्कि अपना 20 साल का बदला लेने आए हो। अब और कितने करोड़ का नुकसान करने वाले हो तुम? पहेलियां मत बुझाओ सौरभ बाबू, सीधा सीधा बोलो जो भी कहना है। वैसे हम सबका समय बहुत कीमती है। इतना कहकर गंगा बाकी लोगों के साथ बैठ गया और सौरभ की बातें सुनने लगा। वहीं सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौरभ स्क्रीन दिखाते हुए बोला, तो जैसा कि बोर्ड पर आप सब देख सकते हैं कि ये है हमारी ब्रांड एम्बेसडर आयशा देसाई, जिनका फ्यूचर तब तक ही ब्राइट लग रहा था जब तक ये मखीजा प्रोडक्शंस के साथ काम कर रही थी। लेकिन अब गंगा जी की मेहरबानी से मखीजा प्रोडक्शंस के मालिक ने न सिर्फ आयशा से दुश्मनी कर ली है बल्कि हमारे भी दुश्मन बन गए हैं और उन्होंने हर जगह से आयशा को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि बहुत जल्द आयशा की पॉपुलैरिटी गंगा जी जैसी हो जाएगी और ये हमारे किसी काम की भी नहीं रहेगी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि गंगा जी ने इस पर पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं। कोई नहीं, हम नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवा देंगे और वो लोग नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम पॉजिटिव पब्लिसिटी करवा देंगे। अभी हमें हमारे कैबिन में जाना है। आपको अगर अभी भी टेंशन है तो वहां आकर मीटिंग कर लीजिएगा। सौरभ की हाँ में हाँ मिलाते हुए मीटिंग का एक और मेंबर बोला, अरे जब एक्ट्रेस के पास मूवी या पॉपुलैरिटी ही नहीं होगी तो भला उसे कौन घास डालेगा? 10 करोड़ में तो हमें कोई भी इंडस्ट्री की ए लिस्ट एक्ट्रेस मिल जाती। अरे इस जैसी सुंदर मॉडल्स तो बस 10-20 हजार में भी मिल जाती है। मीटिंग में मौजूद एक और आदमी गंगा के अगेंस्ट खड़ा होकर बोला, ये तो कंपनी के फंड्स की सरासर बर्बादी है मिस्टर गंगा। ये एक बहुत बड़ा लॉस है। आप इसको कैसे कवर करने वाले हैं? और अब बताइए कि हमारे ब्रांड को कौन प्रमोट करेगा जब हमारी दुश्मनी मखीजा से हो गई है तो? मीटिंग में मौजूद उन सब मेंबर्स की बात सुनकर सौरभ भी गंगा पर चढ़ते हुए बोला, अरे मुझे लगता है हमें कंपनी में एक रूल बना देना चाहिए कि कोई भी आदमी इतने ज्यादा फंड्स खर्च करने से पहले एक मीटिंग करके पहले खर्चे को अप्रूव करवाए, क्योंकि अगर ऐसे ही पैसे खर्च होते रहे तो जल्दी ही हमारी कंपनी कंगाल हो जाएगी। गंगा को क्या है, वो तो गांव चला जाएगा, लेकिन हम सबका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सब सुनकर गंगा खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ टेबल पर जोर से मारा और बोला, बस बहुत हुआ। अब आप लोग आपस में ही बात करेंगे या हमारी भी सुनेंगे? हमारे बाबूजी की बनाई कंपनी अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज मखीजा प्रोडक्शन से कई गुना ज्यादा बड़ी है और अगर हम ऐसे छोटे मोटे लोगों से डरेंगे तो हमारे बिजनेस अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज की मार्केट में आखिर क्या इज्जत रह जाएगी? क्या आप सब हेडलाइंस चाहते हैं कि मखीजा प्रोडक्शन से अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज हार गई? अगर नहीं तो सबसे पहले डरना बंद कीजिए। हमें मखीजा को दिखाना होगा कि हमने नहीं बल्कि उसने हमसे दुश्मनी लेकर गलती करी है। गंगा की बात सुनकर एक मीटिंग मेंबर फिर भी उठकर अपनी बात रखते हुए बोला, माफ करना गंगा, लेकिन ना चाहते हुए भी मखीजा से बना कर रखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मखीजा के इशारों पर ही चलती है। मार्केटिंग के लिए अग्निहोत्री साहब ने हमेशा मखीजा की ही हेल्प ली है। अब तक ली है, लेकिन हम अब मखीजास को उनका गुंडागर्दी और नहीं चलाने देंगे। अरे उन्होंने 10 साल तक इंडस्ट्री में अपना मोनोपोली चलाया ना, लेकिन फिर भी उतने के उतने ही हैं। आज भी उनके बनाए कोई भी एड छोटे शहरों के लोगों को हमारी कंपनी से नहीं जोड़ पाई है। इसका मतलब है कि उन्हें बिजनेस करना आता ही नहीं है। आखिर आयशा जैसी एक्ट्रेस को एक्सप्लॉइट करके कोई कंपनी कितना ही आगे बढ़ सकती है? तो किसमें हिम्मत है मखीजास के सामने खड़े होने की? कोई भी प्रोडक्शन कंपनी ऐसी नहीं है जो हमसे मीटिंग करने की हिम्मत भी कर सके।
काम करना तो बहुत दूर की बात है। गंगा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मखीजा को नाराज करके तुमने कंपनी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। हमें मखीजा से दोबारा दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये तो नहीं होने वाला सौरभ। और अगर कोई कंपनी नहीं है तो ये तो फायदे की बात है ना। वैसे भी हम अग्निहोत्री हैं, हमें क्यों ही किसी का सहारा लेना है। हम अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी तो खोल सकते हैं। हमारा मतलब है कि हम अग्निहोत्रीज के पास काफी पैसा है और कई सालों से हमने एक्सपांड भी नहीं किया है, तो क्यों ना एक अग्निहोत्री प्रोडक्शंस खोली जाए जिसमें हम केवल हाई बजट मूवीज ही बनाएंगे। इससे ना सिर्फ हमें आगे प्रॉफिट होगा बल्कि अभी के लिए भी हमें मार्केटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। गंगा का प्लान सबको लग तो ठीक रहा था, क्योंकि अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के पास अच्छे खासे फंड्स थे और मखीजा के अलावा कोई बड़ा प्लेयर भी नहीं था। मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ होता देख गंगा एक स्पीच देते हुए बोला, इतने सालों के बाद भी मखीजा ज्यादातर स्टूडियोज को किराए पर ही लेते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन हाउस खुलते ही हम सबसे पहले उन स्टूडियोज को ही टारगेट करके खरीद कर मखीजास के प्रोडक्शन को बहुत धीमा कर देंगे। वो कहते हैं ना, मार्केट को डिसरप्ट कर देंगे। गंगा की स्पीच से सब सहमत थे, लेकिन सौरभ उस पर दोबारा सवाल उठाते हुए बोला, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा उन मूवीज का? और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे जैसे गांव के आदमी के नीचे कौन ही काम करना चाहेगा? तुम्हें तो प्रोडक्शन वालों की लैंग्वेज बोलनी तक नहीं आती। आई एम सॉरी गंगा, बट इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे एकदम से शुरू नहीं हो सकता। कंपनी के लिए सबसे पहले हमें एक लीडर की जरूरत होगी जो इस प्रोजेक्ट को ठीक से एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन सौरभ, हमारे पास तो एक लीडर पहले से ही है जो इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से लीड कर सकता है। तुम लीडर बनोगे गंगा? इस कंपनी में तो तुम टाइम पर आते नहीं, तो अगला बिजनेस कैसे संभालोगे? मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी ठीक आइडिया है। वैसे भी प्रोडक्शन कंपनी का तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। मिस्टर अग्निहोत्री के कहने पर भी मैं इस बात के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। तुम्हारी यही तो खूबी है सौरभ, तुम परफेक्ट प्लान में भी कमियां निकाल लेते हो। शायद बाबूजी ने तुम्हें इसी वजह से कंपनी में भी रखा होगा। लेकिन एक बात बताओ, हमने कब कहा कि हम इस नई प्रोडक्शन कंपनी को लीड करेंगे? इसको लीड करने वाला हम नहीं है, बल्कि कोई और है। मतलब? तो और कौन करेगा? तुम अपने गांव से किसी और को भी लाए हो क्या? देखो गंगा, कंपनी के मामले में मैं अब कोई मजाक नहीं सहने वाला हूँ। तुम इतनी टेंशन काहे लेते हो सौरभ? अरे पहले पूरी हमारी बात तो सुन लो। अग्निहोत्री प्रोडक्शंस के सीईओ तुम बनोगे। क्या? मैं? कहीं तुम दोबारा कोई मजाक तो नहीं कर रहे गंगा? हाँ, क्यों नहीं सौरभ, तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं है का? नहीं, ऐसी बात नहीं है गंगा। तो फिर काहे परेशान है भाई? आखिर तुम एक अच्छा ऑब्जर्वर है और अब तक कंपनी का मार्केटिंग भी तो तुमने अच्छे से संभाला ही है। तो तुम तो पहले मखीजाज के साथ कोऑर्डिनेट किया है, तुम्हें मालूम होगा ये कैसा काम करता है। हम तुम्हें एक बहुत बड़ा फंड अलॉट करने वाले हैं। इस कंपनी की सक्सेस की जिम्मेदारी तुम्हारी है सौरभ, और हमें पूरा यकीन है कि तुम बहुत जल्दी मखीजाज को डोमिनेट भी कराओगे, है ना सौरभ? सौरभ को तो ये सुनकर यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर ये गंगा कह क्या रहा है। जिस आदमी को वो दिल से नफरत करता है, वो आदमी आखिर उसे सीईओ क्यों बना रहा था? सौरभ ने इतने दिन तक चंद्रजीत के आगे पीछे चक्कर लगाए, लेकिन कभी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज गंगा ने कुछ दिन काम करने के बाद ही उस पर पूरा भरोसा दिखाया था। ये सब देखकर सौरभ इमोशनल हो गया। तो क्या कहते हो सौरभ, तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा पाओगे? हाँ गंगा, मतलब सर, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। आपसे वादा करता हूँ, मखीजाज का इंडस्ट्रीज में रहना मुश्किल कर दूंगा। वो किसी से भी दुश्मनी ले लेते, लेकिन उन्हें अग्निहोत्रीज से दुश्मनी नहीं लेनी थी सर। गंगा ने अपनी सूझबूझ और हाजिर जवाब से अपने एक और दुश्मन को अपने दोस्त में बदल लिया था। उसे पूरा यकीन था कि सौरभ उसके द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी तरह संभाल सकता था, क्योंकि पूरी कंपनी में एक वही था जो कि हमेशा मार्केट से पूरी तरह अपडेटेड रहता था, और वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग भी था। सौरभ की बातें सुनकर गंगा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बाकी सब की तरफ देखते हुए बोला,
कहा किसी और को कोई परेशानी है? अगर नहीं है तो फिर तय रहा, अगले महीने से शुरू होने वाली अग्निहोत्री प्रोडक्शंस का सीईओ सौरभ होगा। एक सौरभ ही था जिसके पास आर्गुमेंट के लिए फैक्ट्स थे। बाकी सबको तो इस सब का कोई आइडिया ही नहीं था, इसीलिए कोई बीच में कुछ नहीं बोला। तभी गंगा ने कहा, तो ठीक है, जो भी सौरभ के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन खुद जाकर सौरभ को दे सकते हैं। गंगा जो बस अभी अभी उठा, वो उबासी लेते हुए बोला, 8. अपने केबिन में बैठकर भी गंगा को अपनी छोटी बहन काव्या की चिंता हो रही थी, क्योंकि अगर काव्या की प्रेगनेंसी के बारे में घर पर किसी को भी पता चलता तो एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। लेकिन गंगा को समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर सुहाना से इस सब के बारे में कैसे पूछेगा, क्योंकि अगर ये कोई लड़की पूछती तो फिर भी ठीक रहता, लेकिन एक लड़का होने की वजह से गंगा को काफी ज्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। हालांकि अपनी बहन काव्या के लिए उसने डिसाइड कर लिया कि वो अभी जाकर डॉक्टर सुहाना से मिलेगा। इसलिए वो सीधे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पहुंचा और डॉक्टर सुहाना को देखते ही बोला, डॉक्टर सुहाना जी, काम आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात कर सकते हैं? Why not, गंगा? तुम अंदर बैठकर 2 मिनट वेट करो, मैं बस अभी ये छोटी सी रिसर्च रैप अप करके आती हूँ। जब सुहाना ये सब कह रही थी तब गंगा सोच रहा था कि इतनी प्राइवेट इशू के बारे में वो सुहाना से कैसे बात करेगा। साथ में वो इस पूरी बात के बीच काव्या का नाम लेने का रिस्क भी नहीं ले सकता था, क्योंकि काव्या ने बहुत भरोसा करके इस सब के बारे में गंगा को बताया था। इन सब दिक्कतों के बारे में सोचते हुए गंगा मन ही मन अपने आप को दिलासा देते हुए बोला, हमें परेशान होने का कोनो जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर सुहाना तो बहुत ही खुले विचारों वाली मॉडर्न और एजुकेटेड लेडी है। वो हमारी बात को समझकर हमारी मदद जरूर करेंगी। गंगा ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर उसकी तरफ आती हुई डॉक्टर सुहाना पर पड़ी, जिनके कोट के कुछ बटन्स खुले थे। उसके बाद गंगा की नजर डॉक्टर सुहाना की शॉर्ट स्कर्ट पर पड़ी, जहां उनके नीचे के गोरे गोरे लेग्स देखकर गंगा को कुछ अलग सा फील होने लगा। अरे एसी में भी पसीना, ये अचानक हमें कहाँ हो रहा है? दरअसल डॉक्टर सुहाना ने हमेशा से ही गंगा को बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया था, और अब उन्हें ऐसे देखकर उसे बहुत नर्वस फील हो रहा था। टेंशन में उसने एक गिलास पानी पी लिया और डॉक्टर सुहाना की तरफ देखते हुए बोला, आपका शुक्रिया डॉक्टर सुहाना, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त जो निकाला। अरे गंगा, तुम कंपनी के बॉस होने के साथ साथ मेरे अच्छे दोस्त भी हो, मैं तुम्हारे लिए टाइम क्यों नहीं निकालूंगी भला? फिर भी आपका शुक्रिया सुहाना जी। असल में हमें आपसे ना एगो प्राइवेट मैटर के बारे में बात करना था। ओह, प्राइवेट मैटर, इंटरेस्टिंग, बताओ बताओ। आप प्लीज इस बात को अपने तक ही रखिएगा। डोंट वरी गंगा, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स, राइट? एंड फ्रेंड्स कीप ईच अदर सीक्रेट्स। यस यस सुहाना जी। तो असल में हमें जानना है कि एक लड़की प्रेग्नेंट कैसे होती है। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझी नहीं, आप अपने क्वेश्चन को रिपीट करेंगे? मेरा मतलब वो नहीं है, आप मेरे शब्दों को नहीं, भावनाओं को समझिए। आई एम सॉरी, लेकिन कैसी भावनाएं? अरे हमारा मतलब है, प्रेग्नेंट लड़की मुसीबत में है तो उसे कैसे बचाएं? व्हाट? प्रेग्नेंट लड़की मुसीबत? तुम क्या बोल रहे हो गंगा? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। देखो, तुम घबराओ मत, जो भी पूछना है साफ साफ पूछो। अरे नहीं, हमारा मतलब वो नहीं है। अरे देखो लड़की है जिसे ऐसा लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसका कैसे पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं? व्हाट? तुमने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है क्या गंगा? हाँ, अरे मेरा मतलब नहीं है, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे पता चलेगा अगर वो प्रेग्नेंट है कि नहीं? ओहो गंगा, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले।
कौन है वो लकी गर्ल? अरे कोई लकी गर्ल नहीं है, आप जो समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये बताइए कि उसका प्रेगनेंसी का कैसे पता चलेगा? गंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भोली भाली लड़की को पागल बनाकर भागना चाहते हो? सुहाना जी, मेरा मतलब डॉक्टर, आपको क्या मैं ऐसा इंसान लगता हूँ? नहीं गंगा, इतना तो मुझे तुम्हारे बारे में पता ही है कि तुम भागने वालों में से तो नहीं हो। आप ये सब क्या कह रही हैं? आपको लगता है कि हमारा कोई गर्लफ्रेंड हो सकता है? हो भी सकती है। तुम क्यूट हो और इतने भी इनोसेंट नहीं जितने दिखते हो। ये सब सुनकर गंगा शर्माने लगा, लेकिन अभी उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ काव्या थी। इसलिए उसने एक लंबी सांस ली और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, देखिए डॉक्टर, एक लड़की जिसको ऐसा लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन वो श्योर नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए उसे प्रेगनेंसी टेस्ट लेना चाहिए गंगा, और क्या, सिंपल। आजकल तो ये नॉर्मल है, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है गंगा। अगर टेस्ट पर भरोसा ना हो, अगर उसके रिजल्ट्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आ चुके हों तो? ओके, सो थिंग्स गेटिंग सीरियस नाउ। अगर ऐसा है तो उसे अपने रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। वही कंफर्म कर सकती है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं। लेकिन ये बहुत ही रिस्की है। उस लड़की को समाज और उसके खुद की फैमिली का डर है। अरे क्या होगा अगर उसका रेगुलर डॉक्टर ने किसी को इस सब के बारे में बता दिया तो? अरे उस लड़की की तो एक छोटी सी गलती की वजह से जिंदगी बर्बाद हो सकती है ना। अब मुझे धीरे धीरे तुम्हारी बात समझ में आ रही है। चलो सच सच बताओ गंगा, कौन है वो लड़की? माफ करना सुहाना जी, वो तो आपको हम अभी नहीं बता सकते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है गंगा? आप हमें गलत समझ रही हैं डॉक्टर। अरे हमें इस वक्त अपने से ज्यादा उस लड़की का ज्यादा फिक्र है। गंगा की बात सुनकर डॉक्टर सुहाना उसकी दिक्कत तो समझ गई थी, लेकिन अभी एक बात थी जो सुहाना को गंगा की मदद करने के लिए उससे जाननी थी। मैं तुम्हारा कंसर्न समझ सकती हूँ गंगा, लेकिन जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे तब तक मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर सुहाना के लगातार पड़ते सवालों से परेशान होकर गंगा ने अपने दिल पर हाथ रखकर उन्हें बता ही दिया। हमारी छोटी बहन काव्या। डॉक्टर सुहाना प्लीज आप इसके बारे में किसी को मत बताइएगा प्लीज। छोटी ने ये सब हमें बहुत भरोसा करके बताया है। अरे हम किसी भी कीमत पर उसका दिल नहीं दुखा सकते हैं। प्लीज डॉक्टर, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। शट अप गंगा। एक लड़की होने के नाते इस वक्त काव्या पर क्या बीत रही होगी मैं अच्छे से इमेजिन कर सकती हूँ। देखो गंगा, काव्या प्रेग्नेंट है या नहीं ये केवल एक गायनेकोलॉजिस्ट ही बता सकता है। लेकिन डॉक्टर अगर ये बात फैल गई तो? ओहो गंगा, पूरी बात तो सुनो। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट को जानती हूँ जिस पर कुछ सीरियस चार्जेस लगे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो इनोसेंट है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी और वही तुम्हें बेस्ट एडवाइस भी दे सकती है। मैं तुम्हें उसका एड्रेस दे देती हूँ और उससे खुद भी पर्सनली बात करूंगी। ओके, डोंट वरी गंगा। थैंक यू डॉक्टर। आप जितनी ऊपर से खूबसूरत हैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर आप अंदर से हैं। ये सब सुनकर गंगा ने डॉक्टर सुहाना से एड्रेस लिया और बस जानने ही वाला था कि डॉक्टर सुहाना ने उसे रोक लिया और उसके करीब आते हुए गंगा के हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, गंगा तुम एक अच्छे इंसान हो और अपनी कजिन के लिए तुम्हें इतना वरिड देखकर मैं तुमसे इम्प्रेस्ड भी हूँ। अगर तुम्हें मेरी कोई भी और मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी गंगा। गंगा के हाथों पर सुहाना के गोरे और सॉफ्ट हैंड्स थे, जिससे गंगा काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। वो किसी भी लड़के के इतना करीब कभी नहीं आया था। वो डॉक्टर सुहाना के परफ्यूम की खुशबू को भी महसूस कर सकता था। उसने डॉक्टर सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, थैंक्स डॉक्टर, अब हम जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एंड अपडेट मी अबाउट हर। और उस डॉक्टर का नाम रूबी है। गंगा ने डॉक्टर सुहाना से एड्रेस लिया और जल्दी ही वहां से निकल गया। गंगा बस निकल ही रहा था कि तभी उसे राधा का कॉल आ गया। गंगा ने जैसे ही फोन उठाया उसे राधा की टेंशन से भरी आवाज सुनाई दी। हेलो गंगा,
मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। तुम जल्दी से मेरी भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाओ ना प्लीज। अरे लेकिन राधा, आखिर हुआ क्या है? तुम यहाँ आओ तो मैं तुम्हें मिलकर सब बताती हूँ। प्लीज मेरी बात को समझो, मैं खतरे में हूँ। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ ना। अरे लेकिन राधा, हमारी बात तो सुनो। गंगा प्लीज, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। जल्दी आओ प्लीज। ठीक है राधा, हमें पता भेजो, हम वहाँ फौरन पहुँचते हैं। गंगा ने जल्दी से अपने फोन पर आया हुआ राधा का मैसेज देखा, जिसमें कि उसने गंगा को लोकेशन सेंड की थी। जैसे गंगा ने लोकेशन देखी तो वो वहां से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर थी और राधा ने उससे जल्दी से आने को कहा था, लेकिन उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो तुरंत वहां इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगा। ऊपर से गंगा इन ऑफिस के कपड़ों में राधा से बिल्कुल नहीं मिल सकता था। गंगा कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद वो जल्दी से बाहर आकर सीधे गाड़ी में बैठ गया। उसने कार में बैठते ही ड्राइवर को राधा के द्वारा भेजी हुई लोकेशन दिखाई और उसको बिना रुके वहां चलने को कहा। कार में बैठने के बाद भी गंगा को राधा की काफी टेंशन हो रही थी और वो पूरे रास्ते बस एक ही बात सोच रहा था। आखिर राधा ने हमें एकदम से इतना अर्जेंटली काहे बुलाया है? वो बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी। कहीं वो कोई बड़ा खतरे में तो नहीं है? गंगा ड्राइवर से और भी ज्यादा तेज गाड़ी चलाने को कह रहा था और अपने फोन में लगातार राधा की उस लोकेशन को भी चेक कर रहा था। तभी लोकेशन के पास पहुंचने के बाद उसने देखा कि वो लोकेशन एक लोकल डेयरी फैक्ट्री की थी। आखिर राधा ने हमें इतना अर्जेंटली एक डेयरी फैक्ट्री पर काहे बुलाया है? आखिर वहां क्या खतरा हो सकता है? अरे उसने हमें कुछ बताया भी नहीं है। लेकिन जो भी है राधा, हम पहुंच रहे हैं। बस कुछ देर के लिए अपने आप को और संभाल लेना। गंगा को राधा के साथ हुई फोन पर बात होने के बाद बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए उसने ड्राइवर को कह के जल्दी से गाड़ी निकलवाई, क्योंकि वो बस राधा के पास पहुंच जाना चाहता था। और कार में बैठते ही अपने मन में सोचने लगा, अरे अब पता नहीं राधा के साथ कौन सा परेशानी खड़ा हो गया है। भला वो हमें एक डेयरी फैक्ट्री पर काहे बुला रही है? हमें तो इस डेयरी फैक्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। हम आखिर वहां पर क्या करेंगे? गंगा ने जल्दी से गाड़ी के अंदर ही अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि वो राधा के सामने ऑफिस वाले लग्जरी सूट पहनकर नहीं जा सकता था। जहां एक तरफ गंगा जल्दी से राधा के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, वहीं राधा एक डेयरी फैक्ट्री के बाहर से खिड़की में झांक रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। तभी उसने अपने आप से कहा, पता नहीं इस गंगा की बच्ची को आने में कितना टाइम लगेगा। क्या मैं अकेले अंदर चली जाऊं? मुझे अपने सब्सक्राइबर से पक्की लीड मिली है कि इस फैक्ट्री में कुछ ना कुछ घपला तो जरूर चल रहा है, लेकिन अकेले इस डेयरी में जाना डेंजरस हो सकता है। ना चाहते हुए भी मुझे उस गंगा का इंतजार करना पड़ेगा। पता नहीं वो बेवकूफ आएगा कि नहीं। गंगा का इंतजार करते हुए राधा बस खिड़की से डेयरी में अंदर की तरफ देख ही रही थी। तभी अचानक उसे वहां जमीन पर कुछ अजीब दिखाई दिया, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे अंधेरे की वजह से वहां कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने जब अपने फोन के कैमरा से वहां जूम किया तो उसे जमीन पर कोई लाल रंग का लिक्विड दिखाई दिया, जो जमीन पर बहुत भारी तादाद में बह रहा था। ओह माय गॉड, ये वो तो नहीं होना चाहिए जो मैं सोच रही हूँ। क्या ये खून है? इस खून की वजह से तो यहाँ की पूरी जमीन लाल हो गई है। पता नहीं ये गंगा अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ गंगा राधा की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचकर ड्राइवर से बोला, बस भैया गाड़ी यहीं रोक दो, हम यहाँ से खुद चलकर चले जाएंगे। लेकिन सर ऐसा क्यों? मेरा मतलब है कि इतनी रात में आप अकेले ऐसे जंगली एरिया में कहाँ जाएंगे? हाँ कुछ काम है, तुम टेंशन मत लो ना। इससे पहले तुम्हें कोई देखे तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। आप श्योर तो है ना सर कि मैं चला जाऊं? अगर आप चाहते तो मैं आपका वेट भी कर सकता हूं। अरे नहीं, हमने कहा ना, तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है सर, जैसा आप कहें, बस आप अपना ख्याल रखना। गुड।
असल में गंगा वहां राधा के सामने ड्राइवर को नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो इस वक्त तक राधा को अपनी अग्निहोत्री खानदान के वारिस होने वाली बात को सामने लाने के लिए तैयार नहीं था। गंगा कार से उतर तो गया था, लेकिन उसको भी ये एरिया बहुत ज्यादा अजीब और डरावना लग रहा था। तभी गंगा ने अपने मन में सोचते हुए कहा, पता नहीं अब ये राधा ऐसे सुनसान जगह पर क्या कर रही है। अरे इस नादान लड़की को अपनी सेफ्टी का कोई फिक्र है कि नहीं? वैसे भी यहाँ मुंबई में लड़के ही सेफ नहीं है, तो लड़कियां कहाँ से होंगी? हैं? गंगा ने राधा को कॉल लगाया। राधा का फोन साइलेंट पर था, लेकिन वो उसकी वाइब्रेशन को सुन सकती थी। तभी राधा ने कॉल पिक करके धीमे से कहा, कहाँ हो तुम गंगा? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम आने वाली भी हो कि नहीं? हम इस फैक्ट्री के सामने खड़े हैं, तुम कहाँ पर हो? मैं यहाँ फैक्ट्री के बैक साइड में हूँ। तुम बिना किसी की नजरों में आई यहाँ छुप कर ही आना होगी। ठीक है, तुम वहीं रुको, हम वहीं आ रहे हैं। गंगा फोन रखने के बाद सीधे फैक्ट्री के बैक साइड की तरफ जाने लगा, जिसके बारे में अभी राधा ने उसे बताया था। वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राधा एक खिड़की के नीचे छुपकर खड़ी हुई थी। गंगा जैसे उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि राधा ने अपने मुंह पर उंगली रखी हुई थी, जैसे कि वो कह रही हो कि यहाँ पर तेज बोलना मना है। गंगा ने उसकी बात को समझते हुए धीमी आवाज में उससे पूछा, अरे कहा तुम बताओगी कि यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ के दूध में मिलावट होती है और तो उसका कहा, वो तो सब करते हैं ना राधा। अरे हम खुद गांव में ऐसे करते थे। मेरी भोली गंगा, पहले मेरी बात तो सुन लो। मुझे लगता है कि इस फैक्ट्री से डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा बीफ भी एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन बीफ तो हमारे देश में बैन है ना? अरे वही तो गंगा, और अगर यहाँ से बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पर रोज मासूम जानवरों को भी बेरहमी से काटा जाता होगा। गंगा गंगा, ये सब कम्प्लीटली इलीगल ही नहीं बल्कि पूरी तरह से इनह्यूमेन भी है। हाँ, मतलब तुम कहना चाह रही हो कि यहाँ इस डेयरी में मासूम गाय और भैंसों को मारा और काटा जाता है? हाँ गंगा, आज हमें इन सबको रंग के हाथों पकड़कर हेडलाइंस बनानी होगी ताकि इस दरिंदगी को जल्द से जल्द रोका जा सके। तब तो खतरे को देखते हुए हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तुम क्या सच में इतनी भोले हो गंगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ की पुलिस और लोकल पॉलिटिशियंस को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं होगा? यहाँ आसपास की पुलिस वाले पहले ही गूंज के खाकर बैठे होंगे। ईमानदार लोगों को तो यहाँ टिकने ही नहीं दिया जाता। लेकिन राधा, ये सब बहुत खतरनाक है। अरे अभी हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। नहीं गंगा, सबसे पहले मेरे फोन की स्क्रीन में सामने का नजारा देखो, कैसे उन मासूम के खून की नदियां बह रही हैं। अरे चलो राधा, अभी यहाँ से चलते हैं। हम यहाँ जल्दी ही पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे, क्योंकि अभी गलती से भी हम दोनों को किसी ने देख लिया तो समझो गाय भैंसों को बिना बात की इतनी बेरहमी से मारने वाले साक्षात शैतान हमारा क्या हाल करेंगे। हाँ, तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमें बस एक वीडियो चाहिए सारे प्रूफ्स के साथ। फिर तो मैं इस एक्सक्लूसिव न्यूज़ की ऐसी हेडलाइंस चलाऊंगी कि जो फॉरेन में बैठकर भी बीफ कंज्यूम करता होगा ना, वो भी उसको खाना बंद कर देगा। राधा, अरे जोश में होश मत खो। जितना तुम सोच रही हो ये सब इतना आसान भी नहीं है। अंदर इनका इतना बड़ा कारोबार है कि सिक्योरिटी भी तो होगी तगड़ी, वरना तो कोई भी आएगा और इन्हें एक्सपोज करके चला जाएगा। गंगा, तुम मुझे कम आंक रहे हो क्या? अरे कैसे समझाएं तुम्हें? हम तुम्हें नहीं बल्कि तुम अपने दुश्मन को कम आंक रही हो राधा रानी। अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो, एक बार इस सबको प्रैक्टिकली सोच कर देखो ना। गंगा, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे। इन लोगों को आज एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। मेरा पूरा करियर दांव पर लगा है। राधा अपनी बात कह ही रही थी कि तभी गंगा ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे शांत करा दिया और उन दोनों की आंखें एकदम से एक दूसरे से मिल गई। गंगा और राधा एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी गंगा ने आई कांटेक्ट तोड़ते हुए राधा का हाथ पकड़ा और बिना मर्जी के उसे वहां से दूर ले जाना शुरू कर दिया। राधा तो अब इस बात से शॉक थी कि कैसे हर किसी को उल्टा जवाब देने वाली गंगा के चुप कराने पर कुछ क्यों नहीं कह पाई। आखिर गंगा ने उसे एकदम चुप कैसे करा दिया। गंगा की बाहों में उसे तो ये तक पता नहीं चला कि वो फैक्ट्री के बाहर कैसे आ गई। राधा ये सब सोच ही रही थी कि तभी गंगा ने उसे नीचे उतारकर उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा, राधा
अगर तुम्हें सही सलामत रहकर आगे भी रिपोर्टिंग करनी है तो हमारी बात ध्यान से सुनो। जो भी कुछ हम करने जा रहे हैं वो सुनने में बहादुरी का काम लगता है, लेकिन बिना प्लानिंग के दिखाई गई बहादुरी अक्सर बेवकूफी कहलाती है। इस सब पर राधा ने कुछ नहीं कहा तो गंगा को लगा कि धीरे धीरे ही सही लेकिन उसका काम बन रहा है। तभी उसने राधा पर थोड़ा ज्यादा जोर डालते हुए कहा, राधा देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हम बस इतना कह रहे हैं कि हम ये सब पूरी तैयारी के साथ करेंगे ताकि तुम्हारी और हमारी जान खतरे में ना पड़े। गंगा को लगा सब कुछ सेट हो गया है। वो राधा का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर ले जाने लगा, लेकिन राधा पीछे मुड़कर उस डेयरी को देख रही थी, जैसे उसके हाथों से गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिसल रही हो। इसलिए वो गंगा से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अपने मन में ये सोचते ही वो गंगा से बोली, गंगा मेरी बात सुनो। सोचो अगर हमने कुछ नहीं किया तो सिर्फ आज रात में ही कितनी और मासूम गायें अपनी जान गंवा देंगी और शायद कल भी। तो हम इन्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? राधा की ये जिद सुनकर गंगा ने अपना सर पकड़ लिया और राधा को एक बार फिर समझाते हुए बोला, अरे राधा, समझने की कोशिश करो। अगर हम आज मर गए तो ऐसे इनके साथ पता नहीं और कब तक होता रहेगा। अब राधा को गंगा की बातों से फर्क पड़ना बंद हो गया था, क्योंकि उसने पूरा मन बना लिया था कि अब तो वो उन गायों की जान को बचा कर ही रहेगी। और इसलिए वो गंगा की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है गंगा, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। लेकिन अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम यहाँ मदद लेकर आ जाना। नहीं राधा, हम तुम्हें ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ने वाले। मैं तो जा रही हूँ गंगा, तुम मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मरी तो जाऊंगी, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।